हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर जो कि प्रदूषण मैं आप लोग को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। देखिए, पोल्यूशन और पोल्यूटेंट ये दो प्रकार की चीज़ें हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पोल्यूशन जो कि अपकमिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, प्रदूषण किसे कहते हैं? जैसे जब उसमें अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं, तो उसको जब लिमिट उसमें क्रॉस कर जाती है तो वो आपका पॉल्यूशन का काम करता है। और जो जो उसमें कंपोनेंट होते हैं उसको पोल्यूटेंट, मतलब जिसके द्वारा वो होता है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। अब देखिए, इसमें आप समझते हैं। देखिए, इसमें क्या प्रदूषण भूमि, वायु, जल, भौतिक, रासायनिक एवं जैव अभिलक्षण के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। प्रदूषकों को अत्यधिक जमाव के कारण होता है। ऐसे वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है वो पॉल्यूटेंट कहलाता है। मतलब जैसे आपका एक लेबल है, जैसे नॉइज़ है, तो साउंड है, कुछ दूर तक आपको अच्छी लगती है, उसके बाद एक लिमिट के बाद वो आपको अच्छी नहीं लगती, इरिटेटिंग लगती है, तो दैट इज़ पॉल्यूशन। तो उसी प्रकार से जो चीज़ आपको उसमें कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट उसको डिस्टर्ब करते हैं वो आपका पॉल्यूटेंट होता है। वो पोल्यूटेंट होता है। फिर आपके जब ये पोल्यूटेंट हो गया, फिर प्रदूषण के जब प्रकार पढ़ेंगे तो जैसे आप उसमें कई कई कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से जब आप उसमें देखेंगे, उसके बाद जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फिर भौतिक जब आप उसमें फिजिकल के गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, फिर उसके बाद उत्पत्ति के अनुसार जब जैसे जैसे उसकी उत्पत्ति होती है, नेचुरल बेस में कैसे होता है, जैसे वॉल्केनो इरेप्शन, ज्वालामुखी फूटना। एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रोपोजेनिक माने मानव एक्टिविटी के द्वारा कैसे कैसे मनुष्य के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उत्पन्न के द्वारा होता है। उसके बाद आपका जो पारिस्थितिक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में से जो कूड़े करकट इत्यादि जो फिर से एज ए डिस्ट्रॉय हो सके, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ये सब चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो ये प्रकार के हो गए। तो इस प्रकार से आप पोल्यूशन के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें, तौर पर प्राकृतिक मानव जीवन में एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मतलब जो मानव गतिविधियों के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते थे। मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा था। मानवीय क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण के मानव एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के पर्यावरण में प्रवेश करता है। इन प्रदूषकों के अपघटन नहीं होता। मतलब जो होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनका कैसे अपघटन किया जाता है। आपसे देखते हैं सरकार हमेशा क्या करती है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स कहती है कि आप जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। वो दूसरी प्रदूषक की तरह काम करते हो, बहुत ही उसमें हानिकारक वो काम करते हैं ना। अब देखिए, जो जो विघटित होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण कौन कौन से हो गए, घरेलू अपशिष्ट जो घर का होता है, सीवेज, स्टूल, ये आपका ये मल मूत्र वाहिनी आदि, ये सब क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। इससे आपका होता है ऑर्गेनिक, आपका जो खाद होता है ऑर्गेनिक खाद भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब को बायोडिग्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए इन सब की चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। घर में कूड़ा, पशुओं, सीवेज इत्यादि अपघटों में पूरी तरह से किया जाता है। इसके लिए निम्नीकरण प्रदूषण को आसानी से तरीके से नियंत्रित किया जाता है। जैसे कूड़ा उपचार संयंत्र तरीकों निम्नलिखित उपयोगी समाधान होते हैं। मानव द्वारा कौन से मानव के द्वारा जनित कौन से होते हैं, जो मानव जनित होते हैं, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। मानव की गतिविधियों द्वारा एंथ्रोपोजेनिक। अब देखिए, जैव विघटित कौन सा होता है, वाहित आपका जो मैल, पारा, प्लास्टिक, ये सब क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। निम्न जौन अपघटी है कौन सा, इसमें सीवेज, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो सीवेज आपका बायोडिग्रेडेबल है। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो जैव निम्नीकरण का आपका जो होता है प्लास्टिक का, रबर जो होता है नेचुरल जो रबर होता है, वो एक रबर क्या होता है, रबर किस तरह से, मतलब जो ट्री होती है वो ट्री, जब ट्री रबर का ट्री देखेंगे तो रबर के ट्री की वहाँ से उसमें से गोद टाइप से निकलता है। जब उसकी कटिंग कर देंगे तो जैसे आप देखते हैं ताड़ी के पौधे में से ताड़ी निकाली जाती है, उसी तरह से उसके तना में से कटिंग कर करके निकाला जाता है। ये इस तरह से उसमें रबर निकाला जाता है। फिर उसका गोद अलग अलग वल्कनाइजेशन सल्फर की उसमें मिक्सिंग कर करके आप करते हैं। अब
तो उसमें जाकर के आप स्ट्रेंथ उसमें मिलता है। अब जाकर के मैं आप लोग को क्या होता है एयर पोल्यूशन जो होता है आपका एयर पोल्यूशन उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए एयर पोल्यूशन ये पर्यावरण के जो प्रदूषण है मुख्य 3 भागों में बांटा गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। उसमें से है मानव प्रकृति की वायुमंडल में उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात में जब उनका कंसंट्रेशन जो रेशियो है वो बदल जाता है तो उसके द्वारा हो जाता है। ये दो से प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। इसमें तो प्राकृतिक स्रोत में जैसे क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें जैविक पदार्थ में से सड़ने गलने निकलने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसके द्वारा उसमें से निकलती हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें बहुत सी मात्रा में गैस निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, छोटे छोटे कण निकलते हैं तो जो कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं। लकड़ी का कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि जलाने पर धुएं गैस उत्पन्न होते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि मुख्यतः कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड में व्याप्त होते हैं। वायुमंडल में वर्षा की ओस द्वारा धुआं, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल स्वच्छता ऐसे प्रदूषण को जिनके कारण से 2.5 माइक्रोन कम होते हैं उन्हें वायुमंडल में स्वच्छ नहीं किए जा सकते। अब जैसे पीएम पार्टिकुलेट मैटर होता है तो 2.5 माइक्रोन का मतलब ये कहता है माइक्रोमीटर। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे जब 2.5 से माइक्रोन से कम रहता है तो वह श्वसन उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बड़े बड़े कण होते हैं तो उनको आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे कण जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। इस मैटर पे आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको बहुत तरह के फिल्टर यूज करने पड़ते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम, कोहरा, स्मोक, फॉग मिलने से होता है। प्रकाश रासायनिक धूम, कोहरा, फॉग कहते हैं। गाड़ियों में, औद्योगिक कारखानों में दिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप देखते हो कि भारत सरकार ने जो आपका पहले यूरो चलता था, भारत जो इंजन होती है इंजन की क्वालिटी इंक्रीज करे। तो जैसे भारत स्टेज 1 2 3 4 5 6 था तो डायरेक्ट 4 गई, 4 के बाद आपका 5 6 डायरेक्ट 6 के आप गए तो इसको स्किप कर दी स्टेप को। क्यों स्किप कर दी, क्योंकि उससे क्या होता है आपको जो अच्छे जो साइलेंसर हो उस तरह का यूज करे और जो स्मोक पार्टिकल हो उसको रिमूव करे। पैन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इन्हीं द्वितीय प्रदूषक के रूप में धूम कहना किया जाता है। यातायात प्रकाश रासायनिक धूम, कोहरे सामान्य घटन के लिए ओजोन, एक्रोनिल, फॉर्मेल्डिहाइड, पैरासिटिल नाइट्रेट सूर्य विकिरण क्षेत्रों में मौसम के रूप में ऐसा करते हैं। भारी वायु कहते हैं। धात्विक ऑटोमोबाइल क्लिप में SC शहरी O3 पैन का निर्माण करते हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ी, अवैधिक औद्योगिक कारखानों के निकलने के कारण इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के द्वारा रासायनिक धूम कचरे सिरदर्द नामक गलने के लिए उत्पन्न होती है। गर्म मनुष्य तीव्र विकिरण के द्वारा मानव के वायुमंडलीय हाइड्रोजन बिजली संयंत्र के लिए उपयोग करते हैं। द्वितीय प्रदूषक, अब देखिए प्राइमरी प्रदूषक जो जैसे कोयला इंडस्ट्री के द्वारा जो डायरेक्ट निकलता है वो प्राइमरी प्रदूषक होता है। जब वही जो प्राइमरी प्रदूषक होता है जब वो आगे जाकर के आपका क्या काम करता है, जब वो आगे जाकर के वो रिएक्शन करता है तो आपका द्वितीय प्रदूषण, जैसे आपका नाइट्रिक एसिड बन गया, अब एसिड रेन हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब आपका द्वितीय प्रदूषक में आता है। ओजोन में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड रासायनिक प्रदूषक में शामिल होते हैं। इसमें वायु प्रदूषण भूरे नारंगी तरह के होते हैं। धातु है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिलियन नाइट्रिक ऑक्साइड यह वायु गैसों से भरे मिलकर नाइट्रोजन NO2 का निर्माण करते हैं जो आने करके नुकसान करते हैं। नैसेंट ऑक्सीजन सूर्य की तीव्र प्रकाश अणु की प्रक्रिया के कारण ओजोन O3 बना लेती है। ओपन स्टोमेटा मेसोफाइल टिश्यू प्रवेश कर जाते हैं। कोशिकाओं के द्वारा उपस्थित जल क्रियाकरण का हानिकारक फ्री ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल, पेरोक्सिल मूलक, पेरोक्सिल O2 OH CO2- का निर्माण करते हैं। पेरोक्सिल मूलक ऑक्सीजन से मिल करके O3 बना लेते हैं। NO2 पैन क्लोरोप्लास्ट का नुकसान पहुंचाता है। प्रकाश माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली प्रभावित करते हैं। यह आंखों में पैन बहुत अधिक जलन के लिए O3 से मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती है। वायु में मिलकर पैन O3 धुंध बना लेता है। स्मॉग, कोहरा, श्रीदशा घट जाती है।
प्राकृतिक विकरणों के कारण इसके फलस्वरूप जीवों में विटामिन डी की उत्पादकता की मात्रा घट जाती है। रिकेट्स में वृद्धि के कारण इसमें वे प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों में प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे O2, CO2 इत्यादि। वैसे मैं आपको बताया, जैसे जब आपका प्राइमरी लेवल से निकलता है, डायरेक्ट चिमनी डस्ट पार्टिकल से निकलता है तो प्राइमरी हो जाता है। जब वही चीज़ें आगे जाके रिएक्शन कर जाती है तो आपका द्वितीयक का फॉर्म में बना लेते हैं। इसके फलस्वरूप द्वितीयक वायु प्रदूषक के नाम से जाना जाता है, जैसे O3 पैराक्सिल नाइट्रेट, जब वो रिएक्शन करते हैं स्मॉग द्वितीयक के फॉर्म में जाने जाते हैं। अब कहते हैं वाहन के पेट्रोल जलने से लेड सीसा उत्सर्जित होता है जो वायु को प्रदूषित करता है। लेड इंजन नॉकिंग को रोकने के लिए प्रयुक्त है। जब जैसे शीशा यूज किस लिए करते हैं, तो जो उसमें नॉकिंग होती है उसको नॉकिंग को जो उसमें साउंडिंग होती है, जो उसमें आवाज़ निकलती है, तो उसमें लेड का प्रयोग करते हैं। रिफाइनरी लेड की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, दिमाग के विकास में भी बाधा डालते हैं। मोटर वाहनों में सिगरेट ये आईक्यू को आपको घटाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण में हाईली पॉइजनस होती है। 90% अधिक स्रोतों में देश पद्धत ईंधन में प्रयोग जाता है, जिसमें CO उत्सर्जन 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक होता है जो हीमोग्लोबिन से जब गाड़ियों से ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है तो जब कंप्लीट बर्निंग हो जाती है, कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है, दहन हो जाता है तो CO2 निकलता है। जब इनकम्प्लीट बर्निंग होता है तो उसमें CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हीमोग्लोबिन में 200 टाइम्स रिएक्टिव होता है देन ऑक्सीजन अदर गैसेस के कंपेरिजन। तो इस तरह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो वो आपको श्वास नली को आपका कटिंग मतलब आपका चिपकने या क्लोज करने की संभावना है। 50% होमोग्लोबिन बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हानिकारक गैस है, ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा होमोग्लोबिन को यह 240 गुना से अधिक 300 अधिक तेजी से संयुक्त रूप से आपके शरीर में चिपक जाती है। गैसों में सर्वाधिक परिवर्तन दबायुक्त CNG LPG गैसों का प्रयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि सिगरेट धुआं रासायनों में जटिल मिसाइल कार्बन हाइड्रोजन साइनाइड सीसीन बेंजीन जैसे स्थानीय रासायन इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन सिगरेट के धुएं में पाई जाती है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अत्यधिक हानिकारक इसमें नाक गले जपरेटिक आदि कैंसर के रूप में इसमें प्रयुक्त हो जाता है। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा तेजी से बढ़ी रही है। ठंडी भारी धूल कड़ों के कारण उसमें वाहनों की पर जाते हैं। वाहनों में नए उत्सर्जन प्रतिमान लागू करने के लिए भूरे लाल कमेटी की राज्य सरकार ने सुझाव दिए हैं। ऑड इवन का फार्मूला आपने दिल्ली वाहनों के लिए प्रयोग किया गया था। केंद्रीय परिवहन देश भर में सॉफ्टवेयर विकसित करें जाकि प्रदूषण स्तर से नियमित हो सके। उल्लेखनीय कि एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांश एशिया में फैला। वस्तुतः परिणाम यह कि 2007 की रिपोर्ट में एशियाई ब्राउन क्लाउड के रूप में भूरा बादल वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न था। इस तरह से पारित नहीं होता। जनवरी मार्च के महीनों में मुख्यतः एशियाई 2000 की रिपोर्ट में पर्याप्त होते हैं। इस भूरे बादल में 85% एरोसोल्स है। बादल में सल्फेट काला कार्बन घातक रासायन होता है, विशेषकर श्वसन नली बीमारियों से उत्पन्न होता है। भारत सरकार ने विकिरण में परिवर्तन के लिए सतही वातावरणीय तापमान परिवर्तन के मानसूनी पैटर्न पर पाया जाता है। कोयला आधारित विद्युत यंत्रों में फलस्वरूप का बाई प्रोडक्ट में फ्लाई ऐश निकलता है। जैसे आप कोयले का जब करते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट में जब कोयला जलाते हैं तो उसमें आपका बाई ऐश निकलता है, जो था फ्लाई ऐश निकलता है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। इसमें क्या फ्लाई ऐश में SiO2 एल्युमिनियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इन सबको कुछ कण निकलते हैं। जो फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों भट्टों में कंक्रीट पोर्टलैंड सीमेंट स्थापन में किया जाता है। फ्लाई ऐश ऐसे सूज पाउडर होता है जो वायु से सूज दर पर यात्रा करता है। सीसा और आर्सेनिक फ्लाई जहरीली होती है। फ्लाई ऐश केवल दहन में उत्पन्न होता है, उसमें कूड़ उपस्थित होते हैं। धुएं एवं हवा तैरने के लिए पाउडर इसमें पाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के रूप में पाया जाता है। इसमें क्या क्या हानियां होती है? श्वसन तंत्र के रोग, वायु में गुणवत्ता की कमी, भूमि भराव, खानों के प्रयोग। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों के लिए अपेक्षाकृत मजबूत होते हैं, अधिक पैदावार होते हैं। पत्तियां खेती में छिड़काव करते हैं। मतलब फ्लाई ऐश का आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। गैसों में कंकड़ी पदार्थों के द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चिमनी, सिंतरित, कालिकी मिश्रित कंकड़ी प्रयोग वाले में करते हैं। बैग फिल्टर यूज करते हैं। 50 माइक्रोमीटर वाले कम व्यास वाले कड़े पदार्थों को परीक्षण के लिए बैग फिल्टर प्रयोग किया जाता है। 50 माइक्रोमीटर के बड़े आकार वाले पदार्थों को फिल्टर के लिए इसमें करते हैं। सेपरेटर
इसमें साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। देखिए ये देखिए प्रदूषित हवा इनलेट की गई, इसमें घुमावदार रहता है, ऐसे रहता है, विकास रहते हैं, इसमें कण पदार्थों के नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे शुद्ध हवा आउटलेट के फॉर्म में करते हैं। ये इस रिप्रेजेंटेटिव से क्षमता है, तो इसमें जाकर के यहाँ से आउटलेट आपका एयर आ जाता है, यहाँ से इन होता है, इधर से इन होता है, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल, ये आपका डस्ट, ये आपका डस्ट हो गया। साइक्लोन सेपरेटर होता है, इस तरह से ये आपका काम करता है। साइक्लोन सेपरेटर के ये ठोस पदार्थ को भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं, ग्रेविटी के कारण कड़ी पदार्थों को मुक्त, जिससे कड़ी पदार्थों को मुक्त सिलेंडर के रूप में लगे हुए वायुमंडल में विसर्जित हो जाते हैं, जो रोकथाम के लिए साइक्लोन सेपरेटर का करते हैं। नाइट्रीकरण वाले जीवाणु अमोनिया नाइट्रेट परिवर्तित हो जाते हैं, खाद्य एवं ग्रहण करते हैं। सहजीविता वायु प्रदूषण के लिए होता है। जैविक प्रदूषण जैसे लाइकेन पेड़ पौधों के शैवाल के रूप में यूज करते हैं। लाइकेन निम्न श्रेणी में छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है। लाइकेन से क्या आता है, एक इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर वायु प्रदूषण के में संवेदी होता है। जनवरी 2020 में ग्रीन पीस इंडिया में एयर कैपिटल्स रिपोर्ट में नेशनल 241 मीटर के रूप में करते हैं। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता के लिए आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो करता है पार्टिकुलेट मैटर के लिए करता है। जैसे पार्टिकुलेट 10 से छोटा है तो PM10, पार्टिकुलेट मैटर अगर 2.5 से छोटा है तो 2 है। NO2 क्या क्या आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में रहता है, NO2 रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका अमोनिया लेड, ये आपका रहता है। आप हमेशा रिपोर्ट में देखते होंगे ये पार्टिकुलेट मैटर, ये आपकी लिस्ट निकलती रहती है। अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आता है उसकी उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको क्या क्या रहता है। देखिए अगर 0 से 50 के तो अच्छा न्यूनतम प्रभाव रहता है, 51 से तो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, हल्का रहता है, प्रदर्शित हल्का हरा रहता है, इसका कलर से संवेदनशील एवं सामान प्रयोग किया जाता है। अगर ये आपका 100 से 200 के बीच में तो मॉडरेट रहता है, और आपका 200 से 300 के बीच में रहता है तो ज़्यादा कम संपर्क परेशान होता है। 300 से 400 रहता है वेरी पुअर रहता है, 400 से 500 रहता है सीवियर रहता है। आपका वेरी पुअर और ये सीवियर कैटेगरी में तक गहरा लाल रंग का हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव कर जाता है। तो देखिए जब 400 से ऊपर जो होता है तो सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। 17 अक्टूबर 2014 को नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI को सूचकांक शहरी के एक के तो वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में इसका उल्लेखनीय स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया गया। वायु प्रदूषण के लिए VAIU प्रणाली के शुभारंभ नई दिल्ली में करता है। गौरतलब है दिल्ली का वायु प्रदूषण PM10 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। उल्लेखनीय है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर ने CSA ने विभिन्न देशों के नागरिक सिविलियंस के लिए प्रयास किया है। न्यूनतम गुणवत्ता CSE के मीथेन, काला कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर निर्धारित किया है। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषण के प्रभावी के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए रणनीतिक क्षेत्र में स्तर पर काम किया। नई कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ उसमें गठबंधन सहयोगी को मान्यता देने के लिए जलवायु न्यूनीकरण के लिए वायुमंडल में ओस, गैसीय अपशिष्ट और 2.5 माइक्रोन के लिए देखते हैं। NOx, अब देखिए NOx अनबर्न्ड जो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कंप्लीट तरह से आपका उसमें जो डस्ट पार्टिकल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे प्लेटिनियम होता है, इनको जब उसमें साइलेंसर रहता है तो उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर उत्सर्जित के लिए करते हैं। जैसे CO को CO2 में कन्वर्ट करते हैं, NOx को NO2 में, जो आपका कंप्लीट बर्निंग करता है। CO PV के लेड में CO2 बना देते हैं। जीवाश्म ईंधन ज्वलन उत्पादन के रूप में एसिड गैस करते हैं। घरेलू उत्पाद में आपका घरेलू इंडोर में आपका महत्वपूर्ण रेडॉन गैस होती है। रेडॉन एवं रंगहीन और गंधहीन रेडियो एक्टिव एक्री गैस है। लंग कैंसर अधिक संभावना होती है। WHO के अनुसार यह प्रतिवर्ष लाखों मृत लोगों की घरेलू उत्पाद है। तो इसमें क्या करता है, आपका जिस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं उसी प्रकार से रहता है। जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर जब आप लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबस्चन कराता है। जब आपका कंप्लीट कंबस्चन हो जाता है तो वो पूरी तरह से आपका परिवर्तित हो जाता है, कंप्लीट बर्निंग हो जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।